7 दिसंबर 1941 यह इतिहास का एक ऐसा दिन था जिसने अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया था। 7 दिसंबर को यूएस नेवी के बेस पे एक ऐसा हमला होने वाला था जिसकी किसी को कोई खबर नहीं थी। अमेरिका के पर्ल हार्बर मिलिट्री बेस पे क्रू मेंबर्स देखते हैं कि पूरा आसमान जापानीज बॉम्बर एयरक्राफ्ट से भरा हुआ है। कुछ ही सेकंड बाद इस बेस पर जापानीज एयरक्राफ्ट्स ने बॉम्ब्स की बरसात कर दी। यह हमला लगातार 1 घंटे तक चलता है जिसके बाद ये पर्ल हार्बर मिलिट्री बेस पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि क्यों जापान जैसे देश ने अमेरिका जैसे देश पे हमला किया, जिसके रिस्पॉन्स में अमेरिका ने जापान पे न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया। At 11:02 a.m., the B-29 dropped an atomic bomb on Nagasaki. इस कहानी की शुरुआत होती है 1941 से, जब वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने चाइना को बचाने के लिए काफ़ी प्रयास करे थे। इस समय वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुए करीबन 3 साल हो चुके थे, जिसमें एक साइड में जर्मनी और इटली थे और दूसरी साइड में ब्रिटेन, नीदरलैंड्स और फ्रांस थे। वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका को कोई रोल नहीं था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में हुए डैमेजेस और नुकसान की वजह से अमेरिका अपने आप को वॉर से दूर रखना चाहता था। लेकिन एक ऐसा देश था जिसने अमेरिका को मजबूर कर दिया वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल होने के लिए, और वो देश था जापान। जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज कम होने की वजह से वो अपने आसपास वाली कंट्रीज पर अटैक करके उन पर कब्जा जमा रहा था, ताकि वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड पूरी कर सके। कोरिया, ताइवान और चाइना के काफ़ी सारी जगह पे जापान कब्जा कर चुका था। अब इन सारे लैंड पे कब्जा करने के बाद जापान की नज़र फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया पे थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मलेशिया ब्रिटिश कॉलोनी थी, इंडोनेशिया नीदरलैंड्स की और फिलीपींस अमेरिका की। जापान के कंटिन्यूस इन्वेजन को देखकर जुलाई 1941 में अमेरिका ने जापान को ऑयल सप्लाई करना बंद कर दिया। अब ये जापान जैसी कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि 80% ऑफ द ऑयल जो भी जापान में यूज़ होता था वो अमेरिका से इम्पोर्ट किया जाता था। अमेरिका ने जापान के सामने ये कंडीशन रखी कि उसको पहले चाइना में अपना कब्जा छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद जाके उन्हें ऑयल सप्लाई किया जाएगा। ऑयल ना सप्लाई होने की वजह से जापान का होल्ड ऑटोमेटिकली कमज़ोर हो गया था। काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद जापान ने डिसाइड किया कि वो चाइना से अपने ट्रूप्स वापस नहीं बुलाएगा, बल्कि इस इंसिडेंट के बाद जापान ने एक प्लान बनाया कि वो ऑयल के लिए इंडोनेशिया पे कब्जा करेगा। बट ये प्लान इतना भी आसान नहीं था। प्रीवियसली हम लोग बात कर चुके हैं कि इंडोनेशिया नीदरलैंड्स की कॉलोनी थी, और वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले फिलीपींस पे कब्जा करना ज़रूरी था, जो कि अमेरिका की कॉलोनी थी। जापान ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि अगर उसने फिलीपींस पे हमला किया तो उसको पैसिफिक ओशन में मौजूद अमेरिका की पर्ल हार्बर नेवल बेस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जापान के पास ऑयल रिजर्व्स बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे थे, इसलिए जापान को जल्द ही एक फ़ैसला लेना था। जापान डिसाइड करता है कि वो अमेरिका के पर्ल हार्बर नेवल बेस पे एक सरप्राइज अटैक करके पर्ल हार्बर को डिस्ट्रॉय कर देगा, ताकि उसके बाद जापान ईजीली फिलीपींस पे कब्जा कर सके। अब जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक करने के लिए अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। जापान ने अपनी आर्मी में 2 बैटलशिप्स, 39 सबमरीन्स, 30 डिस्ट्रॉयर्स और 414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स इंक्लूड करे। इन एयरक्राफ्ट्स को 6 एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए पर्ल हार्बर की तरफ भेज दिया, और वहीं दूसरी ओर पर्ल हार्बर के पास 8 बैटलशिप्स, 59 एंटी एयरक्राफ्ट शिप्स, 4 सबमरीन्स और 390 एयरक्राफ्ट्स थे। जापान से भेजी हुई मिलिट्री अब जापान से 8000 किलोमीटर दूर पर्ल हार्बर से सिर्फ 370 किलोमीटर दूर आ चुकी थी। इस पॉइंट पर जापान ने अपने एयरक्राफ्ट को पर्ल हार्बर पर अटैक करने के लिए टेक ऑफ करवा दिए। 7 दिसंबर 1941 को सुबह के 7:57 AM पे 350 जापानीज एयरक्राफ्ट्स ने 2 ग्रुप्स में अमेरिका के पर्ल हार्बर नेवल बेस पे हमला कर दिया। अमेरिका के क्रू मेंबर्स देखते हैं कि पूरा आसमान जापानीज बॉम्बर एयरक्राफ्ट से भरा हुआ है। कुछ ही सेकंड बाद फर्स्ट ग्रुप ऑफ एयरक्राफ्ट्स ने पूरे के पूरे बेस पे बॉम्ब्स की बरसात कर दी। यह हमला लगातार अगले 45 मिनट तक चलता है, और फिर उसके बाद ये प्लेन्स वापस चले गए। पहले तो ऐसा लगा कि यह हमला रुक चुका है, लेकिन उसके बाद बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स का दूसरा ग्रुप आया और उसके बाद बची कुची नेवल बेस को भी ख़त्म कर गया। यह हमला अगले 1 घंटा 15 मिनट तक लगातार चलता रहा। 1 घंटा 15 मिनट तक लगातार हमला करने के बाद ये एयरक्राफ्ट्स वापस तो चले गए थे, लेकिन अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 2 में धकेल चुके थे। अमेरिका ने पर्ल हार्बर अटैक के अगले ही दिन जापान के खिलाफ ओपनली वॉर डिक्लेयर कर दिया। अगले लगभग 3 महीनों तक अमेरिका अपने बेस को रीस्टोर करने में लगा देता है।
3-4 महीने बाद अप्रैल 1942 में अमेरिका ने जापान के टोक्यो शहर पर बॉम्ब्स की बरसात कर दी। यह अमेरिका का पहला हमला था जो उसने वर्ल्ड वॉर 2 में किया था। जापान इस वॉर में बहुत कमज़ोर हो चुका था, लेकिन वो हार नहीं मान रहा था। यानी कि जापान अभी भी अमेरिका के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं था। लेकिन अगले 4 सालों तक अमेरिका और जापान के बीच में वॉर चलता रहा। लेकिन अगस्त 1945 में अमेरिका ने इस वॉर को रोकने के लिए अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल कर दिया। 6 अगस्त 1945 को सुबह के 8 बजे जापान के शहर हिरोशिमा के ऊपर बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस देखा गया। इस प्लेन ने अपने साथ 4,400 किलोग्राम का एक लिटिल बॉय नामी बॉम्ब हिरोशिमा के ऊपर गिरा दिया। एग्जैक्टली 43 सेकेंड्स के बाद एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ पलक झपकते ही गायब हो गया, जिसने धरती का टेम्परेचर 5,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया था। यह हिस्ट्री का पहला न्यूक्लियर अटैक था जिसने पलक झपकते ही हिरोशिमा को खत्म कर दिया था। लेकिन अगले ही 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी नाम के शहर के ऊपर एक और न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया, जिसका नाम फैटमैन था। यह बॉम्ब 4,670 किलोग्राम्स का था, जिसने एक ही सेकंड के अंदर पूरे नागासाकी को खत्म कर दिया। यह हिस्ट्री में यूज करे जाने वाले 2 पहले और आखिर न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे। यह अनुमान लगाया जाता है कि इन दोनों बॉम्ब्स में करीबन 2,60,000 लोगों की जान चली गई थी। इस हमले के अगले ही हफ्ते जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया और इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म हो गया। दोस्तों, ये थी कहानी कि क्यों अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया था। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सही किया या गलत? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।